उन एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी जो अभी भी तैयारी के अपने फ़ेज़ में हैं और जो लगातार प्रयास देते रहे हैं पर किन्हीं कारणवश उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं इस संबंध में जीएसटी के अभ्यर्थियों के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि अगर आप पेपर 2 देने का मौका मिला है आपको तो आप स्वयं को भाग्यशाली समझें क्योंकि यह मौका सबको नहीं मिलता है। और आप ये समझें कि आप सिर्फ़ 1 इंच अपनी सफलता से दूर हैं और अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अपने प्रयास को जारी रखें और अपना अंतिम प्रयास अवश्य दें। इस गुड इवनिंग, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं कपिल शर्मा और अपने जॉब प्रॉमिस चैनल पे हमारे पास आज हैं एसएससी जीएसटी 2023 में सफल हुई जयश्री गुप्ता जी। और आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। और इसके पहले कि हम फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं दो बातें बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये चैनल है ये कोई पेड चैनल नहीं है। ना तो हमारे पास में मीन्स ना तो यहाँ पे कोई पेड कोर्स होता है और ना ही हम कोई पेड प्रमोशन कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स आते हैं, जो भी जिनका भी इंटरव्यू है, जिनसे भी बातचीत हो रही है, उनको पूरी तरह से आज़ादी है कि वो जहाँ भी जिस भी संस्थान का, किताब का, किसी टीचर का नाम लेना चाहें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे जो भी आते हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं अपनी बात रखने के लिए। तो अभी हम बिल्कुल औपचारिक रूप से स्वागत करते हैं जयश्री गुप्ता जी का। नमस्कार जयश्री मैम, आपका स्वागत है। और बहुत अच्छा लगा कि आप आई और आपने समय निकाला इसके लिए, और हम आज आपके बारे में जानेंगे। थैंक जयश्री मैम, मैं भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें कि अ, सब लोगों के साथ साथ जो भी इसको देखेंगे मुझे भी पता चले कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, और जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन है। सो प्लीज। थैंक यू सर आपके चैनल पर मुझे ये मौका देने के लिए। मैं जयश्री गुप्ता उमरिया जिले के मानपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और हाल ही में मेरा चयन अनुवाद अधिकारी के लिए सीबीआईसी में हुआ है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 114 है और डिपार्टमेंटल रैंक 30 है। ओके मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके रैंक के लिए भी, जो भी काफी अच्छा है। और इसके अलावा इस एग्जाम को क्रैक करना ही, चाहे रैंक 1 है या चाहे रैंक 296 है, सो सभी ने उसको अचीव किया है। सो उन सभी को शुभकामनाएं हैं, और आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं अभी। सो मैडम, हम एक तरफ से चलेंगे, इसमें बात करेंगे। सो जयश्री जी, आप यस सर। बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, क्या क्या आपने शिक्षा प्राप्त की है, और उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर। मेरी शिक्षा दीक्षा सरस्वती विद्या मंदिर से प्रारंभ होती है और उसके बाद मेरा एडमिशन 6th क्लास से 12th क्लास तक जेएनवी में हुआ है और उस मैंने ग्रेजुएशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2019 में कंप्लीट किया था। उसके बाद एमए इन पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कंप्लीट किया 2022 में और उसके बाद पीजीडीटी किया 2022 में भी वही कंप्लीट हुआ। ओके मैम, यहाँ से दो बातें निकल के आ रही हैं कि आपकी ग्रेजुएशन आईटी में थी, और यस सर। ग्रेजुएशन के बाद जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सो लग रहा है कि यस थोड़ा सर। गैप भी था। तो इन दोनों बातों को आप यस बताएं कि आप आईटी फील्ड में मतलब आईटी फील्ड आपने प्रीफर नहीं किया और एक गैप रखा, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा, इस जो जिज्ञासा है इसके बारे में आप कुछ बताइए। यस सर। उस आईटी में जब मैं थी उस वक्त मैंने एंगुलर डेवलपर के तौर पर इंटर्नशिप की और उसी फील्ड में करियर बनाना चाहती थी। उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि दिस इज नॉट माय काइंड ऑफ फील्ड, तो मैंने डेटा एनालिसिस के लिए एस्पायर किया। स्टॉक मार्केट पे एनालिसिस के लिए मेरे प्रोजेक्ट्स थे और इंटरव्यू भी चल रहे थे। बट सडनली मॉम की तबीयत खराब हो गई घर में, तो मुझे अपना आईटी करियर छोड़ना पड़ा और उसी टाइम पे मुझे ऑस्टियोमैलेशिया से भी डायग्नोज किया गया। तो
उधर से भी मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपना आईटी करियर छोड़ना होगा और कुछ और सोचना होगा। तो उसके बाद जब मैंने इंटरनेट पर गूगल किया कि मैं कम टाइम में किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जे ये पोस्ट मेरे लिए सही रहेगी। एक रिस्पेक्टेड पोस्ट भी है, सैलरी भी ठीक-ठाक है और मीन्स मेरा इंटरेस्ट दोनों लैंग्वेज में भी है और मेरी कमांड भी दोनों लैंग्वेज में है। तो मीन्स मैं बिना तैयारी के भी इसको बहुत जल्दी अचीव कर सकती हूँ। तो इसलिए इधर मेरा रुझान है। ओके, आई मीन टू से कि जो आईटी है, आईटी बैकग्राउंड था और फिर वहां से आपने जो ट्रांसलेशन ऑफिसर या हिंदी से रिलेटेड जो आप फील्ड चूज कर रही हैं, सेलेक्ट किया है आपने, तो उसका क्या कुछ फायदा हुआ आपको प्रिपरेशन में या किसी प्रकार से? ये सर उस टाइम पे जब मैंने पहले अटेम्प्ट दिया था उस टाइम पे मेरा सारा बैकग्राउंड जो था वो मेरे सारा शिफ्ट करने की कोशिश की और मैंने इसी आईटी को यूज़ करते हुए अपने ट्रांसलेशन वाले जो काम को मैंने लगातार जारी रखा और इसके थ्रू जो भी मैंने जॉब्स या स्किल्स एक्वायर किए वो मेरे इसमें हेल्पफुल हुए। ओके मैम, तो आपने ट्रांसलेशन से रिलेटेड जॉब्स भी की हैं, यस सर। सो उनके मैंने बारे में थोड़ा 7 टू 8 मंथ के लिए फ्रीलांसिंग की है। जी मैम, दोबारा बताइए, एक बार मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। 7 टू 8 मंथ्स के लिए मैंने फ्रीलांसिंग की है। ओके, सो दैट यस वाज सर। फॉर ट्रांसलेशन। यस सर। ट्रांसलेशन कम कंटेंट रिव्यूअर। ओके ओके ओके, सो ये क्या होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो मीन्स किसी वजह से उनको अ, किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए और किसी कार्य की उनको आवश्यकता है, तो वो कैसे चूज कर सकते हैं और कैसे उनको काम मिल सकता है, क्या उसमें सैलरीज मिलती हैं और किस तरह का काम होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा, बिकॉज ये बिल्कुल अलग चीज है। ये मैंने पहले किसी यस से नहीं सुना, तो खुद मुझे भी जिज्ञासा हो रही है कि मैं ये सब जानूं। यस सर। ऐसी कंपनीज़ को सेलेक्ट करें जो ट्रांसलेशन में कंटेंट को ट्रांसलेशन के लिए अलाउ करती हैं, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली अप्लाई करने पर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली या फिर आपको अगर उस चीज़ का नॉलेज है, तो आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं इस पे और काम की ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। तो मैंने तो 2 से 3 घंटे पर डे का डिसाइड किया था और जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है और मेरी तैयारी उतनी ठीक नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए, तो मैं काम कम कर देती थी। पे लेवल भी आपके वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है, आप जैसे-जैसे क्वालिटी देंगे काम में, तो आपको इम्प्रूवमेंट्स मिलते जाएँगे। और इससे रिलेटेड कौन सी वेबसाइट या कौन सी कंपनीज है, क्या कोई आप बता पाएंगी? ये सर मेरा बैकग्राउंड पीसीएस के लिए था, तो मैंने उसी के फ़ील्ड में अलाइन किया अपना कि जो भी इंस्टीट्यूट्स या फिर लाइक टेक्स्ट बुक एंड ऑल जो भी प्रोवाइड करवाते हैं कंटेंट, तो आप उनका कंटेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके ओके ओके, जी सर। गॉट इट। दृष्टि और जैसे संस्थान भी ये उपलब्ध कराते हैं। ओके, दृष्टि टेक्स्ट बुक, यस सर। बहुत अच्छा है, ये तो बिल्कुल नई जानकारी थी। और यस हम वापस अपने जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के ऊपर आ जाते हैं, जीएसटी 23 का जो एग्जाम था। जीएसटी 23 यस एग्जाम आपने क्रैक किया, लेकिन इसकी जो जर्नी थी, मतलब आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया, कब आपने ये जर्नी स्टार्ट की और बीच के जो भी समय लगा आपको ये क्लियर करने में, उस यात्रा के बारे में आप बताएं। यस सर। मैंने 2020 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ ग्रेजुएशन था, तो टेक्निकली आई वाज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। आई रीच्ड अप टू डीवी। जब मैं डीवी के लिए गई तो वहाँ पे सर ने बोला कि आप पूरा अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा। तो मैंने अपनी तैयारी जारी रखी, साथ-साथ मैंने मास्टर्स किया और पीजीडीटी भी किया। जो 2022 का मेरा जो अटेम्प्ट था, उस दौरान मेरा पीजीडीटी का पूरा नहीं हुआ था, तो उस वक़्त भी मैं एलिजिबल नहीं थी। बट उस वक़्त मेरा 0.75 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद मैंने जो 2023 का अटेम्प्ट दिया, उसमें फाइनली क्लियर हो गया और मैं एलिजिबल भी हूँ इस टाइम। ओके, और जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था 2020 वाला, उसमें आपका स्कोर यदि आपको याद है तो आप बताएंगे आपके स्कोर्स क्या रहे तब या तीनों अटेम्प्ट्स में?
यस सर। फर्स्ट पेपर में मेरे 157 मार्क्स थे एंड सेकंड पेपर में 123 मार्क्स थे। तो कुल मिला के मेरा एग्रीगेट स्कोर 280 हो रहा था और कट ऑफ उस टाइम पे 284 थी और वो सिर्फ 96 पोस्ट के लिए थी। जी, जी। यस सर। ओके, इस बार आपका प्री स्कोर क्या था? इस बार मेरा प्री स्कोर 166.5 था आउट ऑफ 200। ओके, सो क्या आप ये बताएँगे कि आपने जो अपनी प्रिपरेशन थी, यस सर। क्योंकि जो आपकी प्रिपरेशन थी, ये केवल जीएचटी के लिए चल रही थी या आप बाकी एग्ज़ाम्स को भी प्रिपेयर कर रही थी इस पूरी जर्नी के टाइम पे? पिछले 1 साल में जब से आपने जीएसटी 2022 का एग्ज़ाम दिया था या उसका रिज़ल्ट आया था, उसके बाद से यस लेके सर। अभी तक आपने और कौन-से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जारी रखी है या आप ओनली आप एसएससी जीएसटी का ही वेट कर रही थी? नो सर, एसएससी जीएसटी के लिए सिर्फ मैं वेट नहीं कर रही थी। मैंने स्टार्टिंग से एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए सोचा था 2019 में, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाई ड्यू टू हेल्थ इश्यूज मेनली। ओके, तो उस टाइम पे मैंने प्रायोरिटी दी ये एसएससी जीएसटी के एग्जाम को और मैंने पहले बैकअप के तौर पर इसे अचीव करना ज़्यादा ठीक समझा क्योंकि उस टाइम पर मेरा हेल्थ कंडीशन इतना ठीक नहीं था कि मैं एमपीपीएससी के मेंस के 6 एग्जाम होते हैं, उन्हें मैं 1 वीक में 3 घंटे डेली बैठकर लिख पाऊँ। ओह! तो मेनली आई वाज़ थिंकिंग मैं कोई भी जो शॉर्ट ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होता है उसे क्लियर करूँ। उसके बाद मैं हेल्थ पर साथ-साथ फ़ोकस करूँ और मैं एक पीएससी का अपना बैकग्राउंड या फिर बेसिक जो भी है उसको सेट करूँ। तो मैंने पीसीएस के भी 2 मेंस दिए हैं, मेरा अभी मार्च में दूसरा मेंस खत्म हुआ है, उसके रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं अभी तक। यस सर। मैम, सबसे पहले तो चूँकि इसके बारे में एमपीपीसीएस या एमपीपीएससी के बारे में जानकारी हुई आपसे, सो आपको शुभकामनाएँ। आपका एक रिज़ल्ट पेंडिंग है और हम उम्मीद करते हैं कि उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए चयनित हों और फिर पूरी तरह से फाइनली चयनित हों। सो ये तो और भी गर्व की बात है कि आप मीन्स एक हमारे जो ट्रांसलेशन ऑफ़िसर हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर बनने वाले हैं बहुत जल्दी। शुभकामनाएँ हमारी और जो लोग भी देखेंगे निश्चित रूप से वो भी शुभकामनाएँ प्रेषित करेंगे आपको। सो थैंक यू जो सर। ये दोनों प्रिपरेशंस थी, इनको आपने यस कैसे सर। मैनेज किया? और आपने जो एसएससी, जीएचटी प्री और मेंस प्रिपरेशन, वो कैसे यस की सर। उसके साथ-साथ? यस सर। मैंने ऑफ़िशियली एमपीपीएससी की तैयारी 2021 मई से शुरू की थी। उस जी, टाइम पे मुझे ये था कि मुझे पहले अपना कंटेंट एक बेसिक तैयार करना है जिसमें मेरी एसएससी, जीएसटी की तैयारी और एमपीपीएससी की तैयारी साथ-साथ चलती जाए। क्योंकि दोनों का सिलेबस अलाइन करता है। एसएससी में भी हिंदी और इंग्लिश आते हैं और एमपीपीएससी में भी ट्रांसलेशन का एक पोर्शन होता है और हिंदी का एक पेपर होता है और एसे का एक पेपर होता है। तो मेरा ये था कि मैं दोनों चीज़ें साथ-साथ करती जाऊँ, तो मेरा एक दोनों पेपर का एमपीपीएससी का दोनों पेपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके बाद मेरी एसएससी का एसे, ट्रांसलेशन और हिंदी वाला पोर्शन रेडी हो जाएगा और जब तक मेरा 2023 का अटेम्प्ट होगा, तब तक मेरे पास सिर्फ़ इंग्लिश पोर्शन पे काम करने के लिए रहेगा, वो भी सिर्फ़ प्री वाले क्वेश्चन पे। तो मैंने अपना डेढ़ 2 साल इन चीज़ों पर फ़ोकस किया, राइटिंग प्रैक्टिस हिंदी वाला सेक्शन एंड एसे इन सब पर फ़ोकस किया और जब मेरे पास अक्टूबर से पहले 2-3 महीने मैंने सिर्फ़ 1 से डेढ़ घंटे डेली प्री के लिए यूट्यूब सेशन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मॉक देने की अधिक से अधिक कोशिश की और वोकैब को एनहांस किया। हाँ, ओके। इसके साथ-साथ मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग जारी रही। जी, मीन्स जो आपकी एमपीपीसीएस वाली तैयारी चल रही थी, उसका काफ़ी रोल रहा है इसमें और जैसे प्री उसके नज़दीक आया तो आपने उसको भी स्पेसिफिकली जो एरियाज़ आप करना चाहती थी, उनको आपने वहाँ से क्लियर किया। ओके, यस सर। और जब इस बार थोड़ा-सा चेंज था एग्ज़ाम पैटर्न में प्री में, तो उसको देने के जी। बाद आपको क्या लगा कि आपका स्कोरिंग सही रहेगा या पैटर्न की वजह से कुछ शॉर्ट रहेगा? आपको क्या फ़ील हुआ पेपर देने के बाद? क्योंकि आपने तीसरी बार दिया था तो पूरी जानकारी तो आपके पास थी ही। सर। उम, इस पैटर्न चेंज का मुझे नहीं लगता कि मेरी तैयारी पर कोई असर पड़ा है, क्योंकि इसके 2 रीज़न्स थे। मेरा फैक्चुअल पार्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा व्यावहारिक हिंदी या इंग्लिश दोनों का व्यावहारिक पार्ट अधिक स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे इस चीज़ का बेनिफिट मिला है। प्लस इसमें मेरा जो एग्ज़ाम था, वो टाइम से 10 मिनट पहले पूरा हो गया था।
इसके भी 2 कारण थे क्योंकि मैंने अपना टाइम मैनेज किया था और मैंने पिछली तैयारी से सीखा था कि मुझे हर एक क्वेश्चन को माइक्रो मैनेज करना है। उसके पहले जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, तो मैंने एक टेबल बना ली थी कि मुझे किस-किस क्वेश्चन पर डाउट है और मुझे किन-किन क्वेश्चन्स को दोबारा रिविज़िट करना है। तो हिंदी में मेरे पास ऐसे सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन थे, तो जिनको मैंने रिविज़िट किया 2 से 3 मिनट में, 2 मिनट में इनफैक्ट और जो इंग्लिश का वाला पोर्शन था, उसको मैंने 10 मिनट दिया रिविज़िट करने के लिए। उसमें 10 से 12 क्वेश्चन्स पे डाउट थे, उनको रिविज़िट करके पूरा फिनिश कर लिया और ये हो गया प्री का, ये सब हो गया। ओके। सो इसके बारे में आप एक बार फिर मैं जानना चाहूँगा कि इस बार अधिकतर लोगों का पेपर टाइम से पूरा ही नहीं हुआ था या बिल्कुल टाइम पे पूरा हुआ। आपने 10 मिनट पहले खत्म किया। आपने बता दिया रिविज़िट वाला भी, लेकिन इतना क्विक कैसे कर पाई? क्या आपने ये रिविज़िट भी सर कर लिया? क्या आपने रिविज़िट भी कर लिया, पेपर भी खत्म कर लिया, 10 मिनट बच भी गए? सो हाउ यू वर एबल टू मैनेज दैट टाइम? लास्ट 2 अटेम्प्ट में मैंने देखा था कि मेरी एक ही गलती हो रही थी, वो जम्बल सेंटेंसेस में गलती हो रही थी। ओके, तो इस बार मैंने जितने भी मॉक टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाए और उसमें मैंने सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को आइडेंटिफ़ाई किया और उन पे अधिक ध्यान देने की कोशिश की। मैंने कोशिश की कि मैं मॉक टेस्ट के जो सब जम्बल सेंटेंसेस के क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं 45 मिनट में या अधिक से अधिक पर क्वेश्चन 45 सेकंड्स या 30 सेकंड्स में पूरा कर सकूँ। तो इस तरह से जब मैंने उन क्वेश्चन्स को टाइम कम दिया, तो मेरे बाकी क्वेश्चन्स के लिए टाइम बच गया था। ओके। एंड उसके बाद जो समय था पेपर 1 के बाद में पेपर 2 के बीच में, सो उस जी सर। प्रिपरेशन में क्या आपके बाकी कोई एग्ज़ाम भी क्लैश कर रहे थे? और यदि हाँ, तो फिर आपने कैसे मैनेज किया? और यदि नहीं, तो फिर आपकी पेपर 2 की जो स्ट्रेटेजी रही प्रिपरेशन की, तो वो कैसी रही? यस सर। जब 31st दिसंबर को मेरा पेपर था, उसके बीच मेरे 4 एग्ज़ाम्स थे। मेरा एक एमपीपीएससी 2022 का मेंस शेड्यूल था अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में। उसके बाद एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस का एग्ज़ाम शेड्यूल था 10th दिसंबर को और एमपीपीएससी मेंस 2023 का प्री शेड्यूल था 17 दिसंबर को और इसके बीच में मुझे सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो मैंने पीएससी के पेपर को ऐसे वाले पार्ट को ज़्यादा फ़ोकस किया क्योंकि पहले की तैयारी मेरी लगभग-लगभग इतनी हो गई थी कि मैं क्वालीफ़ाई कर जाऊँगी और उसके साथ-साथ मैंने फॉरेस्ट को छोड़ा कि मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगी। ओके। एक छोड़ दिया मैंने एग्ज़ाम, एग्ज़ाम दिया था मैंने बस उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं की थी क्योंकि सारे को डील कर पाना उसका सिलेबस अलग होता है तो उतना संभव नहीं था। और वो पीएससी प्री 2023 को फ़ोकस किया था। तो फॉर्च्यूनेटली मेरा वो भी क्लियर हो गया और मेंस का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था कि जब 31st को एग्ज़ाम था एसएससी जेएसटी का, जी। तो उसके बाद एमपीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम शिफ्ट होकर ड्यू टू सम रीज़न्स वो उसका लास्ट पेपर 31st को ही हो गया, तो मुझे दोनों एग्ज़ाम्स में से एक को चूज़ करना पड़ा कि मैं किसे दूँगी। इस बीच में इतने कन्फ्यूज़न में थी कि मैं दोनों एग्ज़ाम्स में से किसी को भी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने दोनों के लिए बराबर तैयारी की थी। उसके लिए मैंने एसएससी और एमपीपीएससी दोनों को इंडिविजुअल लेटर्स लिखे कि सर कुछ भी करके आप मुझे सिर्फ़ 1 दिन का टाइम दे दें, जिससे मैं एग्ज़ाम लिख सकूँ। किसी भी तरह मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ना चाहती थी। फॉर्च्यूनेटली लास्ट मिनट में ऐसा हुआ कि मेरा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम 1 हफ्ते आगे पोस्टपोन हो गया, तो मैं दोनों एग्ज़ाम दे पाई। सो यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि वो पेपर जो शिफ्ट हुआ था, वो आपकी एप्लीकेशन की वजह से हुआ था या सभी के लिए वो शिफ्ट हो गया था? इसका ज़्यादा आइडिया तो नहीं है सर मुझे, बट मैंने किया और हो गया। तो मीन्स यहाँ से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हम जो भी हम कर पाएँ कि इन केस हम एक सही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जो हमारे हाथ में है, जो हम कार्य कर सकते हैं, वो करना चाहिए। जी सर। जितनी हद तक भी हम करें तो निश्चित रूप से कोई नहीं देखता, ईश्वर तो देखता है कि जो इंडिविजुअल ने इतना एफर्ट डाला है और वो कोई रास्ता निकालेंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आप दोनों एग्ज़ाम दे पाई, डेट्स भी क्लैश नहीं हुई जबकि वो सेम डेट को हो रहा था। सो जी सर। इट वाज़ वेरी इंस्पिरेशनल पार्ट। सो जो आप थैंक पेपर यू। 2 आपने जब मैम दिया, सो आप सैटिस्फाइड थी विद योर परफॉर्मेंस? पेपर 1 के लिए तो मैं सैटिस्फाइड थी। आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि दैट मुझे 160 प्लस ही मिलेगा। बट फॉर पेपर 2 मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पेपर के साथ जस्टिस नहीं कर पाई। मैंने लास्ट टाइम आपको कॉल भी किया था एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद दैट
आई एम नॉट satisfied with my attempt ओके, and I was really hopeless. क्या कमी लगी आपको कि क्या मिस हुआ? मुझे लगा था कि मैंने जो एक अलग टॉपिक चूज़ कर लिया था, उसमें टॉपिक था रूढ़िवादिता विकास को बाधित करती है। तो मुझे लगता था कि मैं उस पर एक अच्छा लिख सकती थी, जो मेरे स्कोर को और बूस्ट करता। ओके मैम। और जो आपकी ये जर्नी थी जीएसटी 23 वाली, उसके लिए आपने कौन सी बुक्स या सोर्सेज का प्रयोग किया, जो आप यस, बताना चाहें कि जहां से आपको काफी मदद मिली, और जो भी दर्शक इसको देखेंगे तो वो अपने नोट्स अकॉर्डिंगली बना पाए, वो आपकी बात से सीख पाए कि क्या करना चाहिए। आपने एटलीस्ट आपने कौन से सोर्सेज का यूज किया था, और उसको अ, किस प्रकार से आप अपने एक रिजल्ट में, एक सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर पाई। यस। इसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग-अलग बताना चाहूँगी। जी। चूँकि मेरा बैकग्राउंड मेरी मातृभाषा हिंदी रही है हमेशा से, तो मुझे हिंदी में पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने स्कूल टाइम पर काफ़ी किताबें पढ़ी थी, उससे मेरा एक बैकग्राउंड सेट हो गया था, तो मुझे हिंदी में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। बट इंग्लिश मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो इनफैक्ट मैंने 8th क्लास में इंग्लिश में प्रॉपर्ली ध्यान देना शुरू किया था। उसके बाद से मैंने उस पर पकड़ बनाए रखी और जब एसएससी जीएसटी की तैयारी की बात आती है स्पेसिफिकली, तो मैंने सिर्फ़ अपने आप को ब्रश अप करने के लिए आर गुप्ता की ट्रांसलेशन की बुक आती है, उसके मॉक टेस्ट लगाए। उसमें प्रीवियस ईयर के लगभग 15 से 20 साल के क्वेश्चन्स होते हैं, उन सबको लगाया मैंने और उसके साथ-साथ अपना न्यूज़पेपर रीडिंग जारी रखा, जिससे मेरी वोकैब एनहांस हुई हिंदी और इंग्लिश दोनों की। और vocab के साथ-साथ यूट्यूब में रानी मैम का एक ट्यूटोरियल आता है 26 डेज़ का, तो वो ट्यूटोरियल देखा मैंने, अड्डा 24/7 के लेक्चर्स देखे। इनफैक्ट जब मुझे घर में पढ़ाई से अलग हट कर कुछ करना पड़ता था, तो मैं अपने खाली टाइम पर वो ट्यूटोरियल्स देख लेती थी उनके। तो उस चीज़ से बूस्ट मिला और तैयारी के लास्ट चरण में अ, बुल्स आई करके ये आपका जो ग्रुप है उसे जॉइन किया, इससे मुझे हेल्प मिली। मैम, ये सारी बातें सुनी, बस पहली जो बात थी आर गुप्ता वाली जो बुक है, उसका आप नाम बता पाएंगे कि कौन सी बुक है, सो दैट वो जो कैंडिडेट्स परचेज कर गए, मतलब उनकी इच्छा है, मीन्स इट्स नॉट, यस। आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं सभी को बता दूं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैम बता रही हैं कि दैट देयर वाज सम बुक ऑफ ट्रांसलेशन आर गुप्ता, दैट इज ओके, आपने रखी हुई है। जी। ओके ओके मैम, पॉपुलर मास्टर गाइड, राइट राइट। सो यस। कैंडिडेट्स ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हैं इन केस उनको चाहिए था। इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था कि ऐसी भी कोई किताब है। अच्छी बात है कि मुझे भी, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो गया यहाँ पे। सो मैम, आपने जो आपके ओवरलैपिंग एग्जाम्स थे उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? ओवरलैपिंग एग्ज़ाम्स में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल तो था क्योंकि पीसीएस को अधिक टाइम देना था क्योंकि वही मेरी प्रायोरिटी थी। बट मैं इसे भी नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि मैंने इसकी हर दिन 1 घंटे ही सही पर तैयारी की थी मैंने। तो डेली बस 2021 से जब से मैंने तैयारी शुरू की तो बस सिर्फ़ 1 घंटा देना ज़रूरी समझा। इंग्लिश वाले पोर्शन को क्योंकि हिंदी वाले पोर्शन की तैयारी तो मेरे पेपर 5 की तैयारी के साथ हो ही रही थी। ओके, और तो मतलब, जी मैम। वीकली एसेज भी लिख लेती थी मैं। और ओके, मैंने मेनली फ्री राइटिंग पे फ़ोकस किया। मैंने बंधे-बंधाए निबंध नहीं लिखे और ना ही मैंने किसी निबंध को कॉपी किया है। मुझे जो भी सही लगता है कि मैं इस निबंध को किस तरीके से डील कर सकती हूँ और मेरी स्ट्रेंथ क्या है निबंध में कि मैं सोशल टॉपिक को सिलेक्ट करती हूँ। तो वही मेरी स्ट्रेंथ है और मैंने उसी पर काम किया है। और जो आई आपकी, वाज़ वेरी श्योर जी जी, जो आपकी स्ट्रेंथ आई है और वाज़ जो आप बता भी रही हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो आप बता रही हैं, जो वेरी आपकी स्ट्रेंथ है, वो दोनों की दोनों जो आपकी पीसीएस वाली जर्नी है उसको प्रॉपरली मैच करती है, कि वहां के ऊपर यस, भी आप रट के, यू कैन नेवर राइट ए गुड ऐसे। और आप जब चीज़ों को एनालाइज करेंगे, बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से आपके पास में इंफॉर्मेशन होगी, तो आप एक अच्छा निबंध या एक अच्छा ऐसे तब लिख पाएंगे, बिकॉज उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसको आपको ओनली गठित करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो यस, ये वाली बात थी मैम। और इन सोर्सेज के अलावा आपको, यस, और मतलब आपने यूट्यूब भी देखा, आपने अड्डा 24 भी देखा, यस, आपने रानी मैम के लेक्चर भी देखे, आपने और भी यूट्यूब देखा, आपने न्यूज़पेपर्स का प्रयोग किया, आपने किताबों का यूज किया,
और आप ये भी साथ साथ बोल रही हैं कि आपने 1 से 2 घंटे दिए, तो इतना सब कुछ 1 से 2 घंटे में कैसे हुआ? जब मुझे हिंदी के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा उसका बैकग्राउंड पहले से ही सेट था। मुझे सिर्फ़ अपने इंग्लिश वाले पोर्शन पर काम करना पड़ा। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे पीसीएस का मीडियम हिंदी है, तो मेरी तैयारी छूट रही थी, बस उसे बनाए रखने की कोशिश की थी मैंने। ओके। और जब जी आप सर। मेंस के लास्ट चरण में थी, लास्ट 20 डेज और सो, तो उस जी वक्त सर। आप काफी नर्वस थी प्रिपरेशन को लेके, यस सर। ऐसा क्यों? और यस उससे सर। आप कैसे बाहर आई? यस सर, मुझे अभी याद है कि मैंने लास्ट मिनट पे एक कॉल किया था एक सर को, तो उन्होंने कहा था आपने 11th आवर पे कॉल किया है और हम इस मामले में आपकी सहायता ज़्यादा तो नहीं कर पाएँगे। बस आपको सलाह दे सकते हैं। और फ़ॉर्च्यूनेटली उस वक़्त मैंने आपको मैसेज किया और आपने मुझे लास्ट मिनट सँभाल लिया एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्योंकि उन 10 से 12 दिनों में आपने जो मुझे गाइड किया है, उससे मेरे प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट मिला है। क्योंकि उस दौरान मैंने डिसिप्लिन सीखा आपसे, पेशेंस सीखा, पॉज़िटिविटी देखी कि मतलब अपने एसेज़ में वो पॉज़िटिविटी मुझे रखनी चाहिए। और ऐसे एसेज़ में जब पॉज़िटिविटी होती है, तो आपका कंक्लूज़न एक अ, अच्छा हो जाता है। से ऐसे उस उससे एग्ज़ामिनर को भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि एक अधिकारी के चयन के लिए हमें क्या मापदंड रखने चाहिए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यू आर हैविंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो केवल आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता है और कुछ नहीं चाहिए। सो होपफुली दैट पेड ऑफ। और मतलब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, कई लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली भी था कि जिसका मुझे ये भी पता है कि परफॉर्म नहीं कर रहा है इंडिविजुअल, तो भी उसकी परफॉर्मेंस तभी यस, बेस्ट आ सकती है जब वो खुद ही जो वो कैंडिडेट है वो मोटिवेटेड रहेगा। अदरवाइज यदि कोई परफॉर्म अच्छा यस, नहीं भी कर रहा है और आप उसको लास्ट मिनट पे बोलो कि नो योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, उसी बात को बोलने का दूसरा तरीका है कि आपको सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, ये यस, कमी है, ये कमी है। आप कमियों को दूर करने के लिए जो उपाय बता सकते हैं वो बताने चाहिए। और ये सभी के लिए है, जो लोग भी सिलेक्ट हुए हैं वो भी, यदि उनके पास में कोई क्वेरी इस तरह की आती है तो किसी को डिमोटिवेट ना करें। जितना समय है हमारे पास, यदि 4 दिन भी है तब भी बोले हाँ हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है। यस, दैट वाज द थिंग। और जो आपकी प्रिपरेशंस थी उसके अंदर, हालांकि आपने यस, पहले बता भी दिया है दैट मेडिकल इश्यूज वर यस, देयर, फैमिली इश्यूज वर देयर। सो इस पूरे जर्नी में व्हाट वर द सेटबैक्स, और कौन से ब्लॉक थे यस। जो आपको आपकी सफलता तक पहुंचने से रोक रहे थे? चैलेंजेस तो बहुत थे सर, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम अपना एजुकेशन कंप्लीट करके आई तो मुझे खुद भी हेल्थ इश्यूज़ हुए। मेरी मदर्स को भी सिकनेस थी। मतलब हम लोग का फैमिली लगभग टूट रहा था और ऐसा लगा कि मुझे लगा कि जब मेरी इतने सालों की मेहनत रेत की तरह बह बह जा रही है हाथ से। उस चीज़ को सँभालना बहुत मुश्किल था और उस टाइम कुछ टाइम के लिए तो मैं डिप्रेशन में भी थी। एंड उससे निकलने के लिए मुझे लगा कि पढ़ाई से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी। ओके जी मैम। सर। सो मैम, और जी, अभी आप की हेल्थ, आई बिलीव कि आप अच्छा महसूस कर रही हैं। सो इट्स सर बेटर। डेफ़िनिटली। ओके, सो फिर आप थोड़ा सा मुस्कुराइए भी। वो भी जरूरी होता है, उससे हम और जल्दी ठीक हो जाते हैं। और बिल्कुल। जो भी ये सफलता रही, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो क्रेडिट है वो इंडिविजुअल का होता है। सो यस। अपने अलावा आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरे अलावा क्रेडिट उन सभी को जाता है जो मेरे साथ खड़े रहे और जो मेरे सामने खड़े रहे। जो मेरे साथ खड़े रहे, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और जो मेरे सामने खड़े रहे, उन लोगों ने मुझे चुनौती दी कि तुम्हें अपने अस्तित्व को प्रमाणित करना है। वाह, बहुत सुंदर बात कही आपने। और हालांकि हमें बताया आपका एमपीपीएससी वाला फ्यूचर प्लान है। सो फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपके मतलब जो सीबीआईसी है उसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, डीवी यस। और आगे। सो आपके जो प्लान्स हैं फ्यूचर में, आप क्या प्लान कर रही हैं? क्योंकि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ कि आप ज्यादा दिन आपको सीबीआईसी भी रोक पाएगा।
जी सर, हिंदी मेरी मातृभाषा है। उस उसके उससे जुड़े रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और अगर मैं सीबीआईसी में रहती हूँ, तो मैं आगे इसी डिपार्टमेंट में काम करते हुए मैं चाहूँगी और काम करना चाहूँगी कि हिंदी को यूएनओ में 7वीं भाषा के रूप में दर्जा दिया जाए, जिससे हिंदी का वैश्विक स्तर पर प्रचार-प्रसार हो सके और इससे जो सभी इंडियंस हैं, उनमें भी आत्मसम्मान की भावना आएगी कि हाँ, हम इंग्लिश से कोई कमतर तो नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति चाहे वो इंग्लिश बोले या हिंदी, नॉलेज तो उसका सेम ही रहता है। अगर आप जी, कोई भी काम लगन से कर सकते हैं, तो वो संभव ज़रूर होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। हालाँकि वैश्विक स्तर के ऊपर बहुत सारे प्रयास जारी हैं, लेकिन हमें आपके जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है और इस सोच की भी आवश्यकता है जो थैंक यू सो मच। जो बोलें उसको वो करके भी दिखाएँ उस पटल पर क्योंकि समस्या यही है कि हिंदी को लेके बातें हमेशा से होती रही हैं। हम संविधान से लेके बातें करते रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम वो उस तरह से उसको नहीं कर पाए एज़ एक जी देश सर। की तरह से, देशवासी के रूप में। और कमिंग टू द एग्ज़ाम वापस हम थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाते हैं, लेकिन इट्स फाइन कि जो यस। कैंडिडेट्स अनफॉर्च्यूनेटली इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए या जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार परीक्षा देंगे, एसएससी, जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि उनको क्या करना चाहिए जिससे वो भी सफल हों? तो प्लीज़। मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि सफलताएँ आपको नहीं रोक सकती। आपको हर दिन ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि आपका वश सिर्फ़ आपकी मेहनत पर है। अन्य किसी चीज़ पर आपका वश नहीं चलेगा। आप सिर्फ़ अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और ईमानदारी से तैयार करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और मैम टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी के बारे में यदि कुछ विशेष बात विशेष टिप्पणी आप करना चाहें फॉर द स्टूडेंट्स। यस सर। पहले अटेम्प्ट में तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो आई वाज़ रफली ऐसे ही बस एग्ज़ाम दे दिया था। सेकंड अटेम्प्ट में थोड़ा सीरियस थी, बट उस टाइम पे मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले ही पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल बार-बार आना-जाना पड़ रहा था। तो सिंस आई वाज़ नॉट हियर, मैं ग्वालियर में थी, मुझे वहाँ से आना-जाना करना पड़ा, तो मेरा एग्ज़ाम से बहुत डिस्टर्ब हुआ और उसका ही एक कारण था कि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी एग्ज़ाम के लिए। और इन दोनों तैयारियों से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में इस बार ये चेंज किया कि पहले तो डिसाइड किया कि एग्ज़ाम के लिए एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। आपको प्रीलिम्स के लिए हर एक क्वेश्चन पर आपको माइक्रो मैनेज करना होगा, आपको टाइम डिवाइड करना होगा एज़ आई डिड। आपका जो भी पोर्शन आपका वीक है, उस पर काम करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उनको हिंदी पर काम करना पड़ता है। मेरा मीडियम हिंदी था, तो मुझे इंग्लिश पर काम करना पड़ा और आप पेपर 2 की तैयारी आप 1-2 महीने में इस कॉम्पिटिशन में उस पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए 1 साल या 6 महीने कम से कम अच्छे से देने ही होंगे। आप एक एसएससी को क्या चाहिए? आप एग्ज़ाम की डिमांड को समझिए। एसएससी को सिर्फ़ यही नहीं चाहिए कि आप कहीं का कंटेंट उठाकर कहीं लिख दें, सिर्फ़ इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। वो एक ऐसे अधिकारी की इच्छा रखते हैं, जो अपने स्वविवेक से निर्णय ले सके। तो आपको एग्ज़ाम में एक टॉपिक ऐसा ज़रूर होता है, जो आपसे फ्री राइटिंग की डिमांड करता है। तो आप कुछ भी लिखें, आप ज़ीरो के बारे में लिखें, आप कुछ भी लिखें, पर आप लिखें ज़रूर और उसके बारे में आप 10 पॉइंट 5-5 लाइन में लिख सकें, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस दिशा में अपनी तैयारी ऐसे बनाते हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक आ गया, आप उसको 10 सेक्शन में डिवाइड करके 5-5 लाइन में लिख सकते हैं। यू आर गुड टू गो एंड दैट्स इनफ। सिर्फ़ रटी-रटाऊ परंपराओं को छोड़कर सिर्फ़ जो निबंध हमें हाल-फिलहाल में मिल जाते हैं, उनको छोड़कर आप साइड में भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपका स्कोर बूस्ट करते हैं। मैंने भी एक रिस्क लिया था इस बार, जो सबने अटेम्प्ट नहीं किया, रूढ़िवादिता विकास को बाधित करती है, मैंने उस टॉपिक को अटेम्प्ट किया। भले ही मैंने उस पर सबसे एवरेज लिखा हो, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट नहीं दिया, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं दिया, बट आई बिलीव कि मैंने वो विचार दिए जो इस एग्ज़ामिनर को चाहिए थे और उसी चीज़ से मेरा स्कोर बूस्ट हुआ, क्योंकि मैंने अलग हटकर लिखा था। हालाँकि ये सिलेबस मेरे पीसीएस के पेपर 4 से मैच करता है, तो मुझे इस पर लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं हुई। मैंने इस पे करंट भी दिया, मैंने रूढ़िवादिता को परिभाषित किया, विकास को परिभाषित परिभाषित किया, रूढ़िवादिता और विकास को इंटरलिंक किया, रूढ़िवादिता के प्रकार बताए और रूढ़िवादिता में कितने प्रकार की रूढ़िवादिताएँ होती हैं, उनको भी डिस्क्राइब किया।
उस शॉर्ट ड्यूरेशन में मैंने ये ऐसे 30 मिनट में मैनेज किया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है और मुझे मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था इस चीज़ को मैनेज करना। और मुझे इसी वज़ह से लग रहा था कि मेरी स्पीड स्लो है, मैंने शायद थोड़ा कम लिखा है, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी इसको लेकर। इसलिए थोड़ा पैनिक हो रही थी मैं लास्ट टाइम पर। बट अल्टीमेटली मुझे जैसा मैं सोच रही थी मेरा रिस्क लेने का मुझे अल्टीमेटली बेनिफिट मिला है। तो आप भी रिस्क ले सकते हैं। जयश्री जी, आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी पहले भी, और जिनके बारे में बताया वो एसएससी, जीएचटी और एमपीपीएससी तो है ही, जहाँ पे पहले आपको सफलता नहीं मिली है। सो आपने उन असफलताओं से बाहर कैसे निकली, आप उन असफलताओं से, जबकि आपके पास तो एक्सक्यूजेज भी थे कि आपके हेल्थ कंसर्न थे और फैमिली इश्यूज भी थे, तो उन सब से आप बाहर कैसे निकली? ये सर मैंने जीएसटी के 3 अटेम्प्ट्स दिए, एमपीपीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें मेरा फर्स्ट टाइम प्री क्वालीफाई नहीं हुआ था। इसलिए जो मेरे लिए सबसे बड़ा सेटबैक रहा वो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स ही रहा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही हूँ और मेरा जब प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे किस चीज़ को मैं कैसे मैनेज करूँगी? उस टाइम मैंने ये सोचा कि एग्ज़ाम में ऐसा क्या डिमांड एग्ज़ाम का है, जो मुझे नहीं पता है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं। तो फिर मैंने उन पर काम करना शुरू किया कि एग्ज़ामिनर को एक एस्पिरेंट से क्या डिमांड होती है। बेसिकली उन्हें एक अधिकारी चाहिए होता है, जो स्वविवेक से निर्णय ले सके एवं सोच समझ सके, जिसकी स्वयं की अपनी लेखन शैली एवं कार्यक्षमता हो, जो दूसरों को अच्छे से अच्छे तरीके से प्रभावित कर सके। तो इस उसके बाद से मैंने हर दिन उन चीज़ों को, उन क्वालिटीज़ को, उन गुणों को अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की है और उसे अपनी लेखन शैली में उतारने की कोशिश की है। मैंने बंधी-बंधी परिपाटी को नहीं अपनाया, इंस्टीड मैंने उसको एक खुले या फिर फ्री राइटिंग के तौर पर अपनाया है, जिसका फ़ायदा मुझे एसएससी, जीएसटी के पेपर 2 में डेफ़िनिटली हुआ है और मुझे लगता है कि इसका असर एमपीपीएससी के मेंस में भी दिखना चाहिए। सो जो कैंडिडेट्स को आप कैसे क्या मैसेज देना चाहेंगी जहाँ पे असफलता से सफलता की तरफ वो बढ़े? यस सर। उन कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप निस्वार्थ भाव से अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि तैयारी पर ही आपका वश है और किसी चीज़ पर आपका वश नहीं चल सकता है, आप सिर्फ़ अपना कर्म कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ उन लोगों का आशीर्वाद भी आप लेते रहें, जो निस्वार्थ रूप से आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसे लोगों की प्रेयर्स ज़रूर काम आती हैं। मेरे केस में भी ये इस बार जो है 2023 का जो अटेम्प्ट था, उसमें भी ये बिल्कुल था कि मेरे पास इस वक़्त ऐसे लोग थे जो मेरे बहुत ईमानदारी से मेरी सफलता के लिए प्रार्थनाएँ कर रहे थे। कोई मंदिर गया था, किसी ने व्रत रखा था। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास थे। उन लोगों की पॉज़िटिव एनर्जी, उन लोगों की ब्लेसिंग्स और कपिल सर आपकी भी सबकी ब्लेसिंग्स फाइनली सक्सेसफुल हुई। धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से जब हम कोशिश करते हैं तो देर हो सकती है, यस सर। लेकिन सफलता तो मिलके रहेगी यदि हम गिव अप नहीं करते हैं। सो मैम, हम अपने अंतिम चरण पे आ गए हैं इस साक्षात्कार के। सो आप ऐसी कुछ बातें बताना चाहेंगी जो हम कवर नहीं कर पाए इस सेक्शन में? यस सर। मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी जो अभी भी तैयारी के अपने फ़ेज़ में हैं और जो लगातार प्रयास देते रहे हैं पर किन्हीं कारणवश उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं इस संबंध में जीएसटी के अभ्यर्थियों के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि अगर आप पेपर 2 देने का मौका मिला है आपको तो आप स्वयं को भाग्यशाली समझें क्योंकि यह मौका सबको नहीं मिलता है। और आप ये समझें कि आप सिर्फ़ 1 इंच अपनी सफलता से दूर हैं। और अपनी पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से अपने प्रयास को जारी रखें और अपना अंतिम प्रयास अवश्य दें। इसके साथ-साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें और वो ये है कि किसी भी चीज़ को ग्राउंड पर जीतने से पहले ज़रूरी होता है उस चीज़ को अपने मन में जीतना। अर्थात किसी भी चीज़ की तैयारी मनोभूमि में पहले होती है, रणभूमि में बाद में होती है। तो आप मन में स्वयं को जीता हुआ महसूस करें। इससे आप में सकारात्मकता का संचार होगा और निश्चित ही ये आपकी तैयारी को और प्रभावशाली बनाएगा। और दूसरा मैसेज मैं उन विशेषकर लड़कियों को देना चाहती हूँ, जिनकी पढ़ाई किसी कारण छूट चुकी है या जो पढ़ाई से किसी कारण दूर रह गई हैं और ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि वो अपने जीवन में पढ़ाई के साथ-साथ किसी और फ़ील्ड में भी कुछ करना चाहती हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि वो स्वयं पर भरोसा बनाए रखें, अपनी सारी शंकाओं को दूर कर स्वयं शंकर बनने की कोशिश करें। जी मैम। स्वयं पर भरोसा रखें। जी।
और एक प्रश्न अभी आया कि किस पूरी जर्नी में, तैयारी में, व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटर्स एंड हाउ टू सिलेक्ट ए मेंटर? यस सर। एक मेंटर वह व्यक्ति होता है जो आपके सभी ताकतों और सभी कमजोरियों को पहचानता है। इसका कारण है उसका उनका अनुभवी होना, उस क्षेत्र में उनको महारत हासिल होना। जितना अनुभव आपको नहीं है, इससे ज़्यादा अनुभव उन्हें है। इसलिए एक अच्छे मेंटर के अभाव में आप बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें हो सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ। मैंने जेईई की तैयारी के दौरान मैंने किसी से मेंटरशिप या मार्गदर्शन नहीं लिया था। स्वयं के बल पर ही सारी तैयारी की थी, तो इसका खामियाज़ा मुझे भुगतना पड़ा। अल्टीमेटली मुझे एनआईटी की एक सीट से हाथ धोना पड़ा और उसके दूसरे पक्ष के रूप में देखें तो जीएसटी की तैयारी के दौरान मुझे कपिल सर के रूप में मेंटरशिप या मार्गदर्शन उनका प्राप्त हुआ, जिसका निश्चित ही मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि 10-12 दिन की तैयारी में जो भी ये योगदान था, उसमें कपिल सर ने हर दिन मुझे मेंटर किया है। तो वो उन्होंने लगातार मेरी तैयारी पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी और इसके साथ-साथ मुझे पॉजिटिवली मोटिवेट किया कि मैं और अच्छा कर सकूँ। मैं अपनी अच्छी चीज़ों पर काम करूँ और अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से अपने एसेस और अपने टॉपिक को सिलेक्ट कर सकूँ और एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डील कर सकूँ, जिससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस आए। मैम, आपने इतनी सारी तारीफ कर दी, आप ये भी बता दें कि मैंने कोई फीस फास नहीं लेता हूँ मैं, मीन्स इट वाज नॉट सम पेड थिंग, इट वाज टोटली जो भी था आपने पूछा मैंने बताया, उतनी ही बात थी, वो केवल बातचीत ही थी। तो अब वो बात आप क्लियर कर दें कि उसके लिए कोई, इट वाज नॉट ए पेड थिंग। नहीं सर, आपने मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में इतना निस्वार्थ भाव से कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। कोई किसी को इतना समय नहीं दे सकता कि उसकी हर तैयारी को माइक्रो मैनेज कर सके। इसलिए आपका मेरे लिए मार्गदर्शन मेरे लिए अमूल्य है। धन्यवाद मैम। और अ, अभी चूँकि हम साक्षात्कार के को एक तरह से ख़त्म कर चुके हैं और इसमें हमने और आपकी बातचीत में जाना कि आपका एमपीपीएससी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत करीब है। उसके बाद साक्षात्कार और हमारी सब शुभकामनाएँ हैं कि मध्य प्रदेश को एक आपके जैसी काबिल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर मिले और जल्दी ही हमें थैंक्स। दोबारा आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले। और इस बात के लिए भी शुभकामनाएँ कि जो आपकी सीबीएसई की जो जॉइनिंग है वो वहाँ पे हो जहाँ भी आप चाहें। इस बात के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप थैंक यू सो मेहनत मच सर। करती रहें, लोगों को और जो आपने बात भी की है वो हम समझ सकते हैं कि जो आपका दैट ऑफिसर मोड है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रिपरेशन में मोड में भी आप हैं, लेकिन ऑलरेडी वो इफ़ेक्ट दिख रहा है सोच पे भी और बातचीत पे भी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप थैंक